तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। राजे थ्योरम नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। कल तक हमने 24 तक करा था, 25 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर एग्जांपल है कि एक्सरसाइज आज फिनिश होने वाली है, थोड़ा ध्यान से करना। हर एक स्टेप हम स्लोली करेंगे और कोई भी दिक्कत आएगी तो डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास क्या है कि एवरी एन डायमेंशनल जो वेक्टर स्पेस होती है ओवर अ फील्ड एफ इज आइसोमॉर्फिक टू द स्पेस ऑफ एफ एन। यहाँ पर आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या रहता है कि आपको एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, आपको एक ऐसी मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी। कहां पर अजय कि ये जो भी आपके पास एवरी वेक्टर स्पेस है एन डायमेंशनल, मतलब कोई भी आप वेक्टर स्पेस उठा लो ओवर द फील्ड आप एफ के ऊपर लो, और यदि उसकी स्पेस एन है, उसके अंदर बेसिस जो उसका है उसके अंदर एन एलिमेंट हमारे पास है, तो राजे दैट मस्ट बी आइसोमॉर्फिक। इसका मतलब क्या रहेगा कि आपके पास कोई ना कोई मैपिंग आपके पास यहाँ पर, ये देखो ये जो डिफाइन कर रखी है जिसको भी मैं रेड कर रहा हूं, ये हमने यहाँ पर करना था कि हमें यहाँ पर एक मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी टी, जो कि आपकी बी से लेकर एफ ऑफ एन तक जाएगी, और हमें इसे आइसोमॉर्फिक करना है। आइसोमॉर्फिक का मतलब कि टी को हमें 1 1 शो करना है। सबसे पहले तो आपको ये शो करेंगे कि टी हमारे पास वेल डिफाइंड होनी चाहिए, फिर आप टी को लीनियर शो करेंगे, फिर इसको 1 1 करेंगे, फिर इसको ऑन टू करेंगे। तो टोटल आपको 4 स्टेप करने होंगे हर एक वेक्टर। ऐसा नहीं कि ये आप सर जी हमारे इस वेक्टर स्पेस के लिए हो जाएगा, क्या उसके लिए होगा या इसके लिए होगा, नहीं। इट इज फॉर एवरी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। यदि आपके पास 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो वो आइसोमॉर्फिक टू एफ की पावर 2 से होगी। यदि आपके पास 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस रहेगी तो राजे वो आइसोमॉर्फिक टू एफ की पावर 3। अब एफ आपका कुछ भी हो सकता है, सेट ऑफ रियल नंबर हो सकता है, या फिर सेट ऑफ इंटीजर हो सकता है जी, आपका क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हर एक चीज को ध्यान से करते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि हमारे पास बी क्या है, एक एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड। हम यहाँ पर एफ कंसीडर कर लेते हैं, और यदि आप यहाँ पर लिख रहे हैं कि इसकी डायमेंशन हमारे पास कितनी है, एन है, तो इसका मीनिंग क्या रहेगा कि इसके पास एक बेसिस होगी जिसके अंदर एन वेक्टर्स होंगे। तो मैंने यहां पर टेक करा कि b इज इक्वल टू b1 b2 bn ऑर्डर्ड बेसिस फॉर b आता है हमारे पास, ठीक है। अब ये तो हमारा बेसिस हो गया। अब राजे दूसरा आप f ऑफ n डिफाइन करेंगे। एफ एन का मतलब इसके अंदर आपके पास सारे के सारे n टपल्स होंगे। लाइक यदि आप f2 की बात करते तो इसके अंदर आपको यहाँ पर α1 α2 देखने को मिलेगा, ऐसे एलिमेंट आ जाएंगे। F3 का मतलब क्या रहेगा, ये 3 डायमेंशनल चलेंगे, जैसे इसका α1 आ जाएगा, α2 आ जाएगा, α3 आ जाएगा। ऐसे ही आपका f की पावर n का मतलब कि आपके पास α1 होगा, α2 होगा, α3 होगा, अप टू चलते चलते आपके पास αn, ऐसे यहाँ पर वेक्टर्स आपको मिलेंगे। हमें शो करना है कि हमारा जो b और एफ एन राजी आइसोमॉर्फिक, तो हमें यहाँ पर एक मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी। हमने प्रीवियस चैप्टर के थ्योरम्स के अंदर यही बात डिस्कस करी थी कि आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या रहता है कि एक ऐसी मैपिंग जो 1/n ऑन टू होनी चाहिए, साथ में लीनियर मैपिंग होनी चाहिए। तो राजी फॉर दिस बी डिफाइन हम यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं टी से लेकर यहाँ पर टी एक मैपिंग जो कि बी से लेकर एफ एन है। तो यहाँ पर आप जो भी डोमेन लेंगे वो आपका वेक्टर यहाँ से आएगा और उसका आंसर आपका इधर चला जाएगा। तो आप कैसे करोगे, अब यहां पर ये मैपिंग जो डिफाइन करने वाला वो इन्होंने नीचे डिफाइन कर रखी जे वाली राजे कि यदि आप टी के अंदर बी रख लेते हो तो बी का मतलब क्या आएगा, α1 α2 αn आपके पास आंसर आ जाएगा, एंड दैट मस्ट बिलोंग्स टू एफ ऑफ एन। अब ध्यान से करना, यहां पर आप यदि कोई भी बी उठाते हो, हमें पता है कि राजे बी यदि हम इस वेक्टर स्पेस से उठाते हो और इसका बेसिस हमारे पास ऊपर बी दे रखा है, तो इसका मतलब एवरी वेक्टर ऑफ दिस बी कैन बी रिटन एज कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ, आप यहां पर बी लिख सकते हो, यहां पर लास्ट में बी आएगा। आपने बी को उठाया और बी यहां से आपका α1 b1 की फॉर्म में निकल कर आ गया। यहां पर जो आपके स्केलर्स निकल रहे हैं, आपने वही स्केलर जहां पर मैपिंग के अंदर लिखाने हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ समझाना चाहूंगा। ये देखो, यदि हमारे पास बेस है जी आपका v1 है, सॉरी इसके अंदर हाँ b2 है, b3 अप टू सोना आपने बेसिस डिफाइन कर रखी है, ठीक है। और आप कह रहे हो कि सर जी हमने बी वहां से उठा रखी है, और ये जो बी है ये हमारा इसकी बेसिस है। तो बेसिस का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी वेक्टर उठाते हो जहां से, तो देयर दिस सम स्केलर्स की दैट मीन कि α1 b1 आ जाएगा, α2 आ जाएगा, b2 आ जाएगा, अल्फा ऑफ n3 आपके पास b3 आ जाएगा, अप टू सन αn ऑफ b ऑफ n आपके पास यहां पर देखने को मिलेगा। इसका मीनिंग जब आप इसी टी की इमेज देखेंगे एक्चुअल के अंदर, आप α1 b1 α2 b2 अप टू सन αn bn की इमेज देखेंगे, तो आपके पास इसका आंसर α1 α2 α3 अप टू सन अल्फा ऑफ n आ जाएगा, जो कि f ऑफ n को बिलोंग करेगा। आपका ऐसा हो सकता है। और डियर स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ, यदि आप किसी b को ऐसे लिख रहे हैं, मान लो आपको α1 मिल गया और यहाँ पर b1 आ गया, फिर 0 इंटू b2 आपको नहीं चाहिए था जी, फिर 0 इंटू b3 चाहिए, और अप टू सन जाकर आपको कोई ना कोई अल्फा n यहाँ पर मिल जाता है b ऑफ n के साथ। इन दैट वे जब आप इसकी राजी इमेज देखेंगे टी ऑफ बी,
अब यहाँ पर देखेंगे अल्फा वन B1 आ गया, 0 इंटू B2 आ गया, 0 इंटू B3 आ गया, यहाँ पर 0 0 और लास्ट में हमने अल्फा n इंटू BN कर लेते हैं। तो ये इनकी जो इमेजेस आएंगे, आप जब इमेज लिख रहे हो तो आपने सिर्फ और सिर्फ स्केलर जहाँ से उठाने, जैसे पहला अल्फा वन आ गया, दूसरा 0 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 0 आ गया, अप टू 0 और कॉमा अल्फा ऑफ n, ये आपका एफ ऑफ एन को बिलोंग करेगा। तो आप ऐसे यहाँ पर इमेजेस डिफाइन कर रहे होंगे। अब आपको ये देखना है कि क्या वाकई में ये जो वेक्टर आपका आ रहा है क्या ये एफ ऑफ एन को बिलोंग करेगा। यदि एफ ऑफ एन को बिलोंग करेगा इसका मतलब टी ऑफ बी आपका एफ ऑफ एन को बिलोंग करेगा। तो आपकी जो मैपिंग है वो वेल डिफाइंड यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर हमारे पास क्या रखा, ये जो टीवी है, इन्होंने जो भी आंसर लिख रखा है, ये आंसर आपका एफ ऑफ एन को बिलोंग करता है। अब हमें डिफाइन करना होता है कि क्या ये वेल डिफाइंड हमारे पास है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि हमें शो करना है कि टी इज अ वेल डिफाइंड। तो ये वेल डिफाइंड आप कैसे करते हो, आपको जो भी बी आप वी से ले रहे हो तो आपको ये जो टी बी आपका जी एफ ऑफ एन को बिलोंग करना चाहिए, तभी वेल डिफाइंड होगा। यदि आपका टी बी एफ एन को बिलोंग ही नहीं करता, यदि आपका टीवी जो आपके पास है वो इन्फिनिटी बन जाता है, लाइक वो आउट ऑफ स्पेस चला जाएगा, तो फिर आप कैसे उस मैपिंग के साथ काम कर सकेंगे। तो ये आपको यहाँ पर चेक करना होता है, इस चीज की आपको क्लैरिटी और गारंटी यहाँ पर लेनी पड़ती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वेल डिफाइंड के साथ काम करें हैं कि सिंस हमें पता कि जो अल्फा वन अल्फा एन ये सभी के सभी यूनिक होते हैं। जब भी आप किसी वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन करने जाते हैं तो इसका मतलब जो भी आपको अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन मिलेगा राजे, वो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर यूनिक आ जाएगा। दैट इज फॉर एवरीवन। इसका मतलब जो आपको टी भी मिलेगा वो एक यूनिक एलिमेंट ऑफ एफ एन होगा। तो टी इज अ वेल डिफाइंड। आपको पता है कि जब भी आप बी की बात करते हो, जो इसकी इमेज की बात करते हो, इस एलिमेंट की एक ही इमेज आनी चाहिए। यदि आपके पास किसी गिवन वेक्टर के लिए दो अलग अलग इमेजेस आ रही है अंडर द सेम ऑपरेशन, तो वो राजी मैपिंग आपकी होंगी ही नहीं। आपको फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। बचपन के अंदर आप फंक्शन की डेफिनेशन करते थे यार। फंक्शन आप उसको बोलते हैं जिसके अंदर आपका एक्स के हर एक एलिमेंट के लिए आपके पास यूनिक इमेज होती थी। मैं यूनिक इमेज यहां पर बोल रखा हूं और हर एक एलिमेंट के ऑफ एक्स के लिए हम बात करेंगे, तो हमारा वेल डिफाइंड हो जाता। अभी डियर स्टूडेंट आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो यहां पर आपको एक्स कॉमा वाई उठाना पड़ेगा बी के अंदर से और अल्फा बीटा यहां से उठाएंगे। तो डियर स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस चीज के ऊपर काम करेंगे, टी अल्फा ऑफ एक्स के ऊपर काम करेंगे प्लस बीटा ऑफ वाई के ऊपर काम करेंगे। एंड अब टारगेट टू शो दैट टी अल्फा इंटू टी ऑफ एक्स प्लस बीटा इंटू टी ऑफ वाई आपने शो करना जी। आपका जहां से राजे दूर तक देखने का एक नजरिया होना चाहिए कि सर जी लीनियर करना, तो यार लीनियर की डेफिनेशन को जहन के अंदर बिठा कर रखो। जब भी लीनियर का कंसेप्ट आएगा आपके सामने ये चीज निकल कर आनी चाहिए, फिर अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर काम करना स्टार्ट करेंगे। और डियर यहाँ पर आपने एक्स और वाई लिख रखा है। जब आप एक्स और वाई यहाँ पर लिख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डेमो देना चाहूंगा, जो बहुत ईजी होता है। आप इधर देखो साइड पर जाकर, जब आप लिख रहे हैं कि हमारा एक्स बी को बिलोंग कर रहा है, आप लिख रहे हो कि वी वाई भी बी को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब इस एक्स के लिए आपके पास कैसा रहेगा, ये आपका अल्फा वन इंटू वी वन हो जाएगा, अल्फा टू इंटू बी टू हो जाएगा, सम टू अप टू 10 अल्फा एन इंटू बी ऑफ एन की लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा फॉर सम अल्फा जो आपके पास आइज रहेंगे ये फील्ड को बिलोंग करेगी। ठीक है, ऐसे आपका जो वाई रहेगा राजा, इसके लिए सम अदर आपके पास कॉन्स्टेंट रहेंगे। बीटा वन इंटू बी वन होगा, बीटा टू इंटू बी टू होगा, बीटा इंटू बी ऑफ एन रहेगा। तो ये आपकी ये लीनियर कॉम्बिनेशन यहां पर आ जाएगी। और डियर स्टूडेंट वी कैन राइट इट एज एक्स को हम लिख सकते हैं कि हमारे पास आई की वैल्यू 1 से लेकर एन आ जाएगी। अल्फा ऑफ आई इंटू आप बी ऑफ आई लिख सकते हो। और वाई आपके पास समेशन आई की वैल्यू 1 से लेकर एन तक जाएंगी, लेकिन हम यहाँ पर बीटा ऑफ आई और बी ऑफ आई लिख सकते हो, जो आपके पास आ जाएगा। तो जब आप इनको अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका खाली समेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आपका अल्फा बोरा जी स्केलर के साथ जाकर लग जाएगा, बी आई आपका एज इट रहेगा। ऐसे जब आप बीटा ऑफ वाई करेंगे तो समेशन आपका 1 से लेकर एन एज इट था, बीटा आपका बीटा ऑफ आई के साथ लग जाएगा और बी ऑफ आई को आप एज इट रखना। डियर जब इनको आप ऐड करेंगे अल्फा एक्स प्लस बीटा ऑफ एक्स वाई करेंगे, तो आप देखो दोनों के अंदर आपको कौन की सी चीजें कॉमन मिल रही है। आपका समेशन सेम है, आपका बी ऑफ आई यहाँ पर सेम मिल रहा है। तो डियर स्टूडेंट आपका समेशन आप वहां निकाल लेना, आई की वैल्यू 1 से लेकर जहां पर एन तक जा रही है, आपका अंदर अल्फा अल्फा आई प्लस बीटा इंटू बीटा ऑफ आई आ जाएगा और साथ में बी ऑफ आई आपका बाहर निकल जाएगा। अब डियर स्टूडेंट बिकॉज आपको पता है कि ये जो आपके एक्स और वाई है जो इवन बी को बिलोंग करते थे और बी एक वेक्टर स्पेस, तो ये पूरे का पूरा जो आंसर ये भी आपका वेक्टर स्पेस को ही बिलोंग करेगा, नंबर 1। अब जब आप इसको टी के अंदर रखेंगे, जैसे अल्फा ऑफ एक्स रख दिया आपने, बीटा ऑफ वाई कर दिया, ये हमने करना है। अब हम यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं, इसको क्या शो करने वाले हैं, हम इसको लीनियर शो करने वाले हैं। आपका यहाँ पर टी के अंदर क्या आ जाएगा राजे, टी के अंदर आपका जी अल्फा वाला पूरे का पूरा समीशन जो आपके पास है टी के अंदर चला जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, आप इसको ओपन फॉर्मेट में लिख लो कि ये हमारे पास कैसा आएगा, जी हमारे पास अल्फा 1 प्लस बीटा इंटू बीटा 1 आपको मिल रहा होगा और साथ में इसके लगा हुआ है
B1 लगा हुआ है। फिर आपका यहाँ पर अल्फा अल्फा 2 आ रहा होगा, बीटा बीटा 2 आ रहा होगा, साथ में आपका B2 लगा होगा, और अप टू सोन आपके पास यहाँ पर अल्फा के साथ अल्फा n आएगा, बीटा के साथ बीटा n, साथ में B ऑफ n आएगा जो हमारे पास है। अब हमने टी को कैसे सॉरी, अभी हमने टी को कैसे डिफाइन रखा है कि टी के अंदर जब भी आप वेक्टर डालेंगे खाली आपको जो स्केलर्स उठाने हैं वहां से, आपको खाली वहां से क्या करना है, आपको यहां से स्केलर्स उठाने हैं। इसका मीनिंग आपके पास क्या आएगा, पहले तो आप इसको ना, ये आपके पास आ जाएगा कौन सा राजे, आपके पास ऐसे आ जाएगा, ये जो अल्फा अल्फा 1 है और प्लस बीटा इंटू बीटा 1 है, कॉमा आपका अल्फा अल्फा 2 है प्लस बीटा इंटू बीटा 2 आपके पास आ जाएगा, अप टू यहाँ पर कॉमा रहेगा, और ये आपका सोन चलते चलते ये आपके पास आ जाएगा अल्फा अल्फा एन प्लस बीटा और बीटा ऑफ एन, आपके पास इमेज इसकी ये वाली आ जाएगी। ठीक है, अब आप इनके दो पार्ट करो, अल्फा वाले को जो पहले पहले सभी के उठा लो, अल्फा अल्फा 1 आ जाएगा, और यहाँ से कॉमा आएगा आपके पास, कॉमा अल्फा ऑफ अल्फा 2 आ जाएगा, कॉमा अल्फा ऑफ अल्फा 3 आ जाएगा, अप टू सोन अल्फा ऑफ अल्फा एन आ जाएगा, सेंटर में प्लस, और इधर से आपका बीटा ऑफ बीटा 1 आ जाएगा, कॉमा बीटा ऑफ बीटा 2 आ जाएगा, अप टू सोन आपके पास बीटा ऑफ एन आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब जो पहले वाली पूरी की पूरी लाइन जहां से अल्फा कॉमन निकालेंगे तो अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सोन आपको अल्फा एन देखने को मिलेगा, इधर से बीटा कॉमन निकालेंगे तो बीटा 1 बीटा 2 अप टू सोन आपको बीटा ऑफ एन देखने को मिलेगा, इधर से आपका बाहर वाला अल्फा आ गया। अब ये किसकी इमेज होती रहेगी, ये आपका टी ऑफ एक्स की इमेज रहेगी, और ये आपकी किसकी इमेज होगी, ये आपका टी ऑफ वाई रहेगा। आपको इतना तो ऊपर से आइडिया हो जाएगा कि जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन है, जो मैंने आपको पहले भी बता रखा था, तो अकॉर्डिंगली आपके पास ये सभी चीजें चलेगी। तो इसका मतलब आपकी जो टी है वो यहाँ से लीनियर शो हो जाएगी। बुक के अंदर भी आप देखना चाहेंगे तो देख लो, जी टी ऑफ एक्स आपका जी ऑफ टी ऑफ वाई है। ठीक है, ये आपके पास देखो, जब भी आपका यहाँ पर मैंने अल्फा ले रखे, उन्होंने ए और बी ले रखे, तो जब भी आपका ये वाला पोर्शन आएगा उसको आप टी एक्स लिख पाएंगे और इस पोर्शन को आप टी ऑफ वाई लिख पाएंगे। तो हमने अकॉर्डिंगली सेम ही सब कुछ कर रखा है। इसका आंसर टी एक्स आ गया, इसका आंसर यहाँ पे टी वाई आ गया, तो टी लीनियर हमारे पास हो जाती है नंबर 1। अभी हमारा जो थर्ड केस आता है, जब हमें यहाँ पर टी को 1 1 शो करना होता है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ से आप दो वेक्टर उठाएंगे और उनकी इमेजेस आप खुद से इक्वल लेकर चलेंगे, और आफ्टर दैट आपको ये शो करना पड़ेगा कि हमारा एक्स और वाई भी सेम है, तो आपका 1 1 यहाँ से हो जाएगा। तुमने लेट करा एक्स कॉमा वाई, अपने दो वेक्टर यहाँ से बी से उठाए, तो इसका मतलब, और यहाँ पर अपने सच दैट लिखना कि हम खुद से लेकर चल रहे हैं कि टी एक्स इक्वल टू टी ऑफ वाई हमारे पास है। और आपको एक्स तो यार ऊपर आपने डिफाइन कर रखा है कि आई की वैल्यू 1 से लेकर एन तक है, और यहाँ पर हम यहाँ पर अल्फा आई और बी आई में लिख देता हूँ, और इसका जो आपका आंसर था अंदर आ जाएगा समेशन के अंदर आपका आई की वैल्यू 1 से लेकर एन, और ये मैंने बीटा आई और जहाँ पर सिम से आपका बी आई था, इनकी इमेज आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी इमेज आपका अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सोन रही अल्फा ऑफ एन आ जाएगा, इसका आपका बीटा 1 बीटा 2 आपका अप टू सोन बीटा ऑफ एन आ जाएगा। दो वेक्टर सेम कब होते हैं, जब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म सेम रहती है। तो आपका अल्फा 1 बीटा 1 के इक्वल आ जाएगा, अल्फा 2 आपका बीटा 2 के इक्वल आ जाएगा, अप टू सोन आपका जो अल्फा ऑफ एन वो बीटा ऑफ एन के इक्वल आ जाएगा। इसका मीनिंग आपका जो राजे यदि ये सभी के सभी सेम है, तो इसका मतलब आपका जो समेशन आई की वैल्यू 1 से लेकर एन, आप अल्फा आई और बी आई लिखेंगे, मैं देखो सेम ही लिखूंगा, आई की वैल्यू 1 से लेकर एन, खाली अपने अल्फा आई को बीटा ऑफ आई से रिप्लेस कर देना, बी आई आपका सेम रहेगा, और ये आपका एक्स होता है, दूसरा आपका वाई, दोनों के दोनों सेम आ गए। इसका मतलब हमने टी एक्स इक्वल टू टी वाई रखा था, लेकिन हमारा एक्स इक्वल टू वाई हो गया, तो गिवन जो आपके पास मैपिंग राजे वो आपकी 1 1 हो जाएगी आराम से। ठीक है जी, हो गया। अब जो आपका लास्ट वाला आता राजे, उसके अंदर हमें ऑन टू शो करना होता। ऑन टू के अंदर आपको कोड मेन के अंदर से एक वेक्टर उठाना है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कोई ना कोई वी वहां पर लिखनी है कि दैट इज द इमेज ऑफ दिस वन। तो हमने लेट कर रखी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन हमारा एफ ऑफ एन को बिलोंग करता है। इसका मतलब ये सारे के सारे स्केलर आपके पास एफ को बिलोंग करेंगे। तो जब आप इन स्केलर की लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे विद द बेसिस ऑफ एलिमेंट, तो कोई ना कोई तो वेक्टर बनेगा, उसका नाम हमने यहाँ पर बी रख दिया। मैं रिपीट करता हूं, जब आपके पास यहाँ पर फील्ड के मेंबर आते हैं जी, आप फील्ड के मेंबर उठा लो, चाहे 5 मेंबर ही उठा लो फील्ड के, और या जितने भी आपके पास n मेंबर्स, आप फील्ड के अंदर से कोई भी n एलिमेंट उठा लो, उनको बेसिस के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके और ऐड करो, जो भी आपका आंसर आएगा दैट वेक्टर मस्ट बी द पार्ट ऑफ द गिवन वेक्टर स्पेस बाय द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। तो यहाँ पर जैसे आपने अल्फा 1 के साथ b1 लगा दिया, अल्फा 2 के साथ b1 लगा दिया, अप टू सोन अल्फा n के साथ bn। सर जी b1 b2 bn कहाँ से, राजी जी बेसिस से आए हैं। ठीक है, और ये जो एफ है ये फील्ड भी हमारा वेक्टर स्पेस का है। तो ये सारी की सारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, स्केलर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ये पूरे का पूरा आपका जो भी आंसर आएगा इसका वो गिवन वेक्टर स्पेस का ही एलिमेंट होगा। तो यहाँ से हमारे पास एक सिंपल सी बात बन जाती, तो यहाँ से आपको ये बी देखने को मिलेगा।
तो जब इससे आप बी की इमेज देखेंगे तो आपका ऊपर वाला वेक्टर ही अपने आप आ जाएगा। इसका मतलब ये जो ऊपर वाला वेक्टर है इसकी एक प्री इमेज आती है। प्री इमेज का मतलब क्या कहते हैं कि इसके लिए हमारे पास एक बी वेक्टर है, तो ये काम आपके पास हो गया। दस फॉर दिस वेक्टर देयर इज बी बिलोंग्स टू दिस वन, दैट इज द इमेज ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस वन, तो टी आपका ऑन टू हो जाता है। यदि आपका मैपिंग, सबसे पहले हमने मैपिंग को यहाँ पर शो करा, फिर हमने वेल डिफाइंड करा, फिर हमने लीनियर करा, फिर हमने वन वन करा, फिर हमने ऑन टू करा, तो 4 स्टेप के बाद आप ये चीज कह सकते हैं विद 100% राइट एंड गारंटी कि दैट गिवन जो आपके पास दे रखा है राजे वो एक आइसोमॉर्फिक है। जब टी आपकी ये हो जाती तो आप बी और जो उसकी कोड में ना दोनों के अंदर आइसोमॉर्फिक का साइन लगा सकते हो। तो ये थ्योरम आपकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। आप इसको देख सकते हैं कि ये कितनी बार रिपीटेड हो चुकी है 2005, 7, 9, 11, 12, 13 के अंदर हो, और ये मेरी बुक भी आई थिंक 13 के आसपास की है, तो उसके बाद वाली मेरे पास बुक नहीं है। तो आप देखो भी कितनी बार हो सकती है लेटेस्ट एडिशन के अंदर, ठीक है। तो हमारा डन हो जाता है राजे। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाती है। तो एग्जाम्पल आपको ध्यान से करना है इस टॉपिक की, सारे के सारे थ्योरम्स कर रखे हम एग्जाम्पल कर रखे। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास क्या है कि हमें शो करना है कि देयर इज ए नो, यहां पर वो बोला कि नो नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर की पावर 4 टू R3। ऐसी कोई भी नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती जो R4 से लेकर R3 तक जाए। तो अब यहां पर आप कैसे करेंगे, तो हम लेट कर लेते हैं कि इफ पॉसिबल, तो हमने लेट करा कि इफ देयर इज ए नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो आप उसको टी मान लो, ठीक है। मानकर चलते हैं कि अब देखो यदि आप यहां पर मान रहे हैं तो देयरफॉर वेक्टर स्पेस यदि आप यहां पर देखो तो देन आपके पास जो डिमेंशन ऑफ रेंज ऑफ इसकी होगी, मतलब जो भी आप मैपिंग आप ये बोल रहे हैं कि हमारे पास R4 से लेकर R3 तक हम जा रहे हैं, ये हमारे पास है। तो ये जो आपकी कोड मेन होती है ये हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर नॉन सिंगुलर की बात कर रखे हैं। अब यहाँ पर कुछ आपके पास डेफिनेशन भी रहती है, आपको वो चीज़ भी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखो मैं एक बार आपको रिजल्ट शो करवा देता हूँ, बिकॉज यहाँ पर चीज़ें आपको जो थ्योरम्स हमने कर रखी वो आपको यदि याद है तो फिर आपको काफ़ी ईजी रहेगा। जैसे नॉन सिंगुलर का कंसेप्ट यहाँ पर निकल कर आता है कि टी आपके पास नॉन सिंगुलर है, ठीक है। नॉन सिंगुलर मतलब क्या होता है, जो इसकी नलिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ जीरो ही होना चाहिए। तो यदि नलिटी के अंदर जीरो आता है, यदि आपके पास वहां पर नॉन सिंगुलर मैपिंग है तो राजे नलिटी आपके पास जीरो बन जाती है। और नलिटी जीरो होने का रीजन फिर आपके पास क्या निकल कर आता है, हमें एक रैंक नलिटी थ्योरम पता ना, हमारे पास क्या होता था, जो हमारी डिमेंशन ऑफ बी होती थी वो हमारे पास क्या होता था, रैंक और प्लस नलिटी के इक्वल आता था। ये हमारे पास डेफिनेशन होती है जो कि रैंक नलिटी थ्योरम है। अब डिमेंशन ऑफ बी आपकी एज इट रहेगी। अब जब आप बोले कि हमारे पास एक नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन है तो यार उस नॉन सिंगुलर के लिए आपकी नलिटी तो जीरो बन जाएगी, तो यहाँ पर रैंक आ जाएगा प्लस आपका जीरो आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास डिमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी के इक्वल होनी चाहिए। और रैंक का हमें तो पता नहीं रहा जी, रैंक का मतलब पता क्या होता है, डिमेंशन ऑफ आपके पास रेंज ऑफ टी होती है जी। रैंक का मीनिंग होता है कि आप रेंज स्पेस निकालो और फिर उसकी आप डिमेंशन निकालो, जो हमारे पास आएगा। अब डिमेंशन ऑफ बी, अब बी तो आपका R4 है और जो आपका रेंज आप जहां पर शो कर रखे हो रेंज ऑफ टी, बिकॉज आपकी जो कोड मीन है वो आपकी R3 है, तो डिमेंशन ऑफ 4 तो राजी आपकी 4 आ जाएगी। तो जहां पर डिमेंशन ऑफ RT आप बोल रहे हो, जो कि आप डिमेंशन ऑफ रेंज स्पेस की बात कर रखे हो, तो यहाँ पर रेंज स्पेस जो आपके पास राजी आ रही है रेंज ऑफ टी, ये आपका सबसेट होगा R3 का। और जब R3 का होगा तो इसका मतलब जो इसके अंदर आप बेसिस ढूंढेंगे तो इसकी जो डिमेंशन आएगी रेंज ऑफ टी की राजी वो आपकी लेस देन इक्वल टू 3, या तो 3 या फिर 3 से छोटी आएगी। अब एक तरफ 4 है एक तरफ नंबर 3 या 3 से छोटा, तो दोनों चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती। इसका मैंने ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मेरे को अभी माइक ऑन करके पूछ सकते हो। यदि आपने किसी ने यहाँ पर डाउट नहीं पूछा तो मैं ये मान लूंगा कि यार मैंने समझाया ही इतना बढ़िया कि आपका कोई डाउट यहाँ पर रहा ही नहीं, ठीक है। इस चीज को मैं मान लूंगा, ठीक है। तो आप एक बार देख लो यहाँ पर कौन सी चीजें आपके सामने निकल कर आ रही है। तो ये आपका सेम है ना, यहाँ पर इन्होंने रैंक रखा है, ये आपका डिमेंशन ऑफ R4 जो कि हमारा बी की बात करते हैं, नलिटी इन्होंने जीरो कर दी है और यहाँ पर इन्होंने कुछ शो नहीं करा। तो इसलिए क्लासेस इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए टीचर की इंपॉर्टेंस होती है, या टीचर आपको लिंक करवा देता है कि ये चीज कहाँ से निकल कर आ रही है, ठीक है। जी मैंने यहाँ पर रैंक नलिटी थ्योरम की चीज को यूज कर रखा है और साथ में मैंने क्या यूज कर रखा है, नॉन सिंगुलर डेफिनेशन को। तो हमारे पास जो डिमेंशन ऑफ रेंज आ रही है वो 4 आ रही है, जो कि इम्पॉसिबल है, बिकॉज रेंज टी इज अ सबसेट ऑफ R3 होता है और इसका मतलब डिमेंशन ऑफ R3 आपके पास 3 आती है। सो डिमेंशन ऑफ रेंज कैन नॉट बी मोर देन 3। तो मैंने भी आपको सेम टू सेम डिट्टो यहाँ पर लिखवा रखा है कि जो डिमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी आएगी या तो वो 3 होगी या फिर 3 से छोटी होगी, और वो वाली चीज 4 के इक्वल नहीं हो सकती। तो आपका यहाँ से क्या होगा कि ऐसी कोई भी नॉन सिंगुलर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होएगी नहीं, ठीक है, ऐसी होएगी नहीं।
तो देयर कैन नॉट बी एनी नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपका फर्स्ट एग्जांपल डन हो जाती है। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहां पर हमारे पास क्या आता है कि हमें शो करना है कि जो आपको टी दे रखी है, ये जो टी एक्स वाई जेड हम जहां से R3 से उठाते हैं और फिर R3 में जा रहे हैं, तो पहला जो x है वहां पर हमारे पास आ रहा है एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, फिर y वाले की प्लेस पर हमारे पास ये आ रहा है और z वाला का z है, इज अ नॉन सिंगुलर है वेयर थीटा इज एनी एंगल। यहाँ पर क्या शो करना है, इज अ नॉन सिंगुलर। आप d को नॉन सिंगुलर करना चाहते हैं तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको टीवी को जीरो करना पड़ेगा। आप टीवी को जीरो कर दो और उसके बाद यदि आप ये शो कर पाते कि बी हमारा जीरो होना चाहिए तभी हमारा टीवी जीरो आएगा। इसका मतलब आपकी जो नलिटी आएगी राजे, तो नलिटी के अंदर खाली सिंगलटन जीरो आ जाएगा, तो इसका मतलब टी हमारे पास नॉन सिंगुलर हो जाएगी। ये हम यहाँ पर डेफिनेशन शो करेंगे। तो आप लोगों को नॉन सिंगुलर का यदि कंसेप्ट पता देन यू विल बी एबल टू डू दिस, अदरवाइज बस हम यहाँ पर ऐसे ही बैठे रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कहां से करना है, मैंने स्टार्टिंग से लेट करा कि आपको b इज इक्वल टू आपको टीवी जीरो करना है। तो हमने लेट करा कि एक्स वाई जेड हमारे पास R3 जो कि डोमेन है वहां से कोई ना कोई वेक्टर ले रखा है, आपको इसकी इमेज को इज इक्वल टू जीरो करना। अब इस इमेज का मीनिंग क्या रहेगा कि आपका जो भी टी एक्स वाई जेड का आंसर आ रहा है ऊपर हमें दे रखा है, डिफाइन कर रखा है, वो इज इक्वल टू जीरो होगा। जहां से आप इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे, हमारा पहला जीरो होगा, दूसरा होगा और तीसरा भी जीरो होगा। या तो आपके पास ये पहली दो इक्वेशन आ रही है ये भी जीरो आ जाएंगी और जेड आपका तो आराम से जीरो बन ही गया। अब जब आप इनको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, सर जी सॉल्व कैसे करना है, सिंपल है, इनको सॉल्व करो, किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर निकल कर जीरो ही आएगा। मैं आपको सॉल्व करवा भी देता हूं थोड़ा सा, इतनी हेल्प तो हम आपके लिए कर ही सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 की हम बात कर रखे हैं, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करेंगे। तो चलिए आप लोग भी ट्राई करो, साथ में आप लोग भी कर सकते हो, सही है। ये हम यहाँ पर करेंगे। अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास x के साथ cos थीटा लग रखा है, माइनस हमारे पास y के साथ क्या है, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो है, और ऐसे ही हमारे पास x के साथ साइन थीटा लग रखा है और माइनस का हमारे प्लस का y और इसके साथ cos थीटा इज इक्वल टू जीरो है। तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। तो यार यदि आप सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहते हो तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, कुछ भी कर लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ना पूरी को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इस पूरी को कॉस थीटा से रीराइट करने वाला हूँ। तो मेरे पास x के साथ साइन थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा और फिर माइनस y के साथ मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो है। और दूसरे केस के अंदर मेरे पास x के साथ साइन थीटा पहले से था, साथ में कॉस थीटा आ गया और इधर प्लस का y मेरे पास आ जाएगा कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो। मैं दोनों को माइनस करने वाला हूं तो यहाँ पे मेरा पूरे का पूरा कैंसिल हो जाएगा। इधर मेरे पास माइनस के हमारे पास आ जाएगा माइनस का y कॉमन आने के बाद हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अंदर कॉमन आ जाएगा, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो होगा। तो माइनस का 1 इंटू इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जैसे डियर y को आप जीरो यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जैसे आप y को जीरो पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x इंटू इक्वेशन नंबर 1 से मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। इक्वेशन नंबर 1 आपको इंप्लाइज करेगी कि हमारे पास x इंटू जो आपका cos थीटा है माइनस का y इंटू साइन थीटा आपके पास जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब x इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर y को जीरो पुट करो जीरो आ जाएगा, तो आपका x इंटू कॉस थीटा जीरो आ जाएगा। उन्होंने बोला कि इट इज फॉर एनी, यहाँ पर जहाँ तो आपका x जीरो होगा जहाँ फिर आपके पास कॉस थीटा जीरो होगा, ठीक है, जहाँ तो आपका x जीरो होगा जहाँ फिर आपके पास थीटा इज इक्वल टू 90 होगा। उन्होंने बोला इट इज फॉर एनी, उन्होंने एंगल को पर्टिकुलर मेंशन नहीं करा था, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये आपके पास x को ही आप जीरो लेंगे, ठीक है, x को ही आप यहाँ पर जीरो लेने वाले हैं। बिकॉज यदि आप x थीटा को पाई बाय टू कंसिडर कर लेते हो तो आपका जो सेकंड वाली कंडीशन है यहाँ पर आप पाई बाय टू पुट करते हो, इधर पाई बाय टू कट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपका फिर से भी आ जाएगा। आप पाई बाय टू करते भी हो ना, आपका जहाँ से x के साथ आप साइन पाई बाय टू लगाएंगे तो 1 आ जाएगा और y के साथ जीरो आ जाएगा इक्वल टू जीरो, तो आपके पास x भी जीरो ही बनेगा। तो हमारे पास दोनों के दोनों नंबर x भी जीरो आ गया, y भी जीरो आ गया और z भी हमारे पास जीरो। इसका मतलब x y z तीनों के तीनों जीरो जीरो आ जाएंगे। इसका मतलब t x y z हमारे पास जीरो 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 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या है राजे कि हमारे पास ये देखो ध्यान से, ये देखो आपके पास तो बेचम राय। अब यहाँ पर उन्होंने पता क्या लिख रखा है कि हमारे पास जो ये जो अब आप आंसर कर रखे हो, ये इसका आंसर आपका x भी जीरो आ गया, y भी आ गया, z भी जीरो आ गया, तीनों के तीनों जीरो आ गए। हमने ये जो पॉइंट लेट कर रखा था इट इज एनी पॉइंट, देखो जहां पर हमने स्टार्टिंग अंदर जे वाला स्टार्ट कर रखा था कि हम R3 से कोई भी एक पॉइंट एक्स वाई जेड उठा रहे हैं जिसकी इमेज को हमने जीरो कर रखा था, लेकिन वो पॉइंट आपका नीचे आकर क्या हो गया, वो पॉइंट आपका जीरो 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 हो गया। इसका मतलब खाली आपके पास जीरो 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 एक ऐसा पॉइंट होगा जिसकी इमेज आपके पास जीरो आएगी और किसी की नहीं आएगी। तो इसका मतलब इट इज अ नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपके पास दूसरी एग्जाम्पल हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से करेंगे। यहां पर हमारे पास क्या है डियर, हमें यहां पर शो करना है कि
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R3 से लेकर R3 तक हम जा रहे हैं, जो कि डिफाइंड बाय है E1 का आंसर E1 माइनस E2, और यहाँ पर E1 E2 आपके पास स्टैंडर्ड्स आइडेंटिटी है, जैसे E1 का मतलब 1 0 0 होगा, E2 का मतलब 0 1 0 होगा, और E3 का मतलब आपके पास 0 0 1 होगा। ठीक है, अब E2 की इमेज आपके पास दे रखी है 2E2 प्लस E3, और E3 की इमेज आपके पास ये दे रखी है। ये आपके पास स्टैंडर्ड बेसिस होती है, तो हमें ये शो करना है जो हमारे पास ऐसी मैपिंग आ रही है, ये ना तो हमारे पास 1 1 है, ना ही हमारे पास ऑन टू है, ये हमें दे रखा है। अब पहले आप इस मैपिंग को थोड़ा बढ़िया से डिफाइन करने वाले हैं। हमें पहले मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी, मैपिंग ढूंढनी पड़ेगी, फिर हम जाकर इन चीजों को क्लियर कर पाएंगे कि ये कैसी मैपिंग है। तो सबसे पहले आपको T, X, Y, Z निकालना पड़ेगा। तो वो सर जी कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। E1 आप मेंशन करो, E2 करो, E3 को करो। जैसे आप E1 करेंगे आपको ये वाली चीज गिवन दे रखी है, तो आप E1 का मतलब आप 1 0 0 का आंसर निकाल रहे हैं, E1 ये आ जाएगा, E2 ये, दोनों को माइनस करेंगे, यू विल गेट दिस थिंग। फिर आप E2 को लिखेंगे, वो हमारे पास 2E1 प्लस E3 है, तो यहाँ पर आपने T के अंदर एलिमेंट लिख दिया, और यहाँ पर आपका 2 और E1 पुट कर दिया, सॉरी E2 प्लस E3 कर दिया। तो आप जैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ गया, 2 आ गया, 0 0 0 1 ऐड करेंगे तो आपके पास ऐसा आ जाएगा। जब आप E3 की बात करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, T0 0 1 आ गया, और जहां पर तीनों को ऐड करा ये आपके पास हो गया। मैपिंग ढूंढनी बहुत ही आसान होती है राजे, मैपिंग ढूंढनी बहुत आसान। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप मैपिंग ढूंढ पाएंगे आराम से। आप लेट करो कि हमारे पास x, y, z भी एनी वेक्टर R3 से आप उठा रहे हो, तो यू कैन राइट दिस वेक्टर एज, राजी आप इसको लिख सकते हो x, 0, 0 लिख सकते हो, प्लस आप 0, y, 0 लिख सकते हो, प्लस आप इसको 0, 0, z लिख सकते हो। किसी भी वेक्टर को आप इस फॉर्मेशन के अंदर लिख सकते हो। जहां से डियर आपके पास क्या आ जाएगा, यू कैन ऑल्सो राइट इट एज, तो आप यहाँ पर x कॉमन निकालेंगे, अंदर 1 0, 0 आ जाएगा। इधर से आप y कॉमन निकालेंगे, अंदर आपके पास आ जाएगा वेक्टर के साथ, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 0, यहाँ से आप z कॉमन निकालेंगे तो 0 0 1 आ जाएगा। यहाँ पर x, y और z मिल रहा होगा, यहाँ पर आपका ये E1 वेक्टर बन गया, ये आपका E2 वेक्टर बन गया, ये आपके पास z इंटू E3 बन गया। तो यदि आप t लगा देते हो दोनों तरफ, ठीक है, तो यहाँ पर x तो कॉमन आ जाएगा, कांस्टेंट E1 आ जाएगा, y कांस्टेंट आपका t ऑफ E2 आ जाएगा, और z आपके पास कांस्टेंट है तो t ऑफ E3 आ जाएगा। अरे x एज इट है, t ऑफ E1 की वैल्यू जो भी अभी हमने यहाँ पर निकाल कर रखी है, t ऑफ E1 की वैल्यू आपको 1 -1 0 आ जाएगी। ये वैल्यू आपने वहां पर पुट करनी है और उनको सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना। तो देखो मैंने आपको यहाँ तक कर रखा है, ये आपका t ऑफ E1 आ गया, t ऑफ E2, t ऑफ E3, इनके आंसर पुट करने हैं। t ऑफ E1 का आंसर आपका इतना है, और इसके साथ बाहर x लग रखी है, ठीक है। और यहाँ पर ये E2 का आंसर आ गया T3 का, खाली अपने x को अंदर मल्टीप्लाई करना पहली पोजीशन पर, यहाँ पर y इंटू 0 z इंटू 1, तो आपका x प्लस z आ गया। फिर सेकंड पोजीशन के लिए आपको माइनस x मिल रही है, जहाँ से 2y मिल रहे हो, प्लस का z मिल रहा है, आपका सेकंड पोजीशन, और आपके पास थर्ड पोजीशन आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पर सबसे पहले मैपिंग को डिफाइन कर रखा है कि T, X, Y, Z हमारे पास इतनी होती है। अब हमें ये शो करना चाहिए कि हमारे पास टू शो की T इज नॉट 1 1। तो अब यदि आप 1 1 शो करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको दो तरीके से आप कर सकते हो। या तो आपको आप ये लेट करो कि हमारे पास T, X1, Y1, Z1 सेम आ रहा है, उनकी इमेजेस सेम है, लेकिन एलिमेंट्स आपके पास डिफरेंट हो सकते हैं। या फिर और आप 1 1 कैसे शो कर सकते हो राजे, यदि आप T को सिंगुलर मैट्रिक्स शो करवा दो, कि यदि T हमारे पास सिंगुलर है तो इसका मतलब T इज नॉट 1 1 होगी। इसके लिए आपको मैं यहाँ पर कुछ थ्योरम्स करवा देता हूँ। ऊपर थ्योरम कर रखी थी हमने कल, आपको यहाँ पर थ्योरम्स देखनी पड़ेगी। यदि T हमारे पास सिंगुलर है तो इसका मतलब आपके पास क्या होगी, यहाँ पर देखो, ये देखो, T यदि नॉन सिंगुलर है तो वो 1 1 होगी। इसका मतलब यदि नॉन सिंगुलर नहीं है तो फिर 1 1 भी नहीं होगी हमारे पास। ये कंसेप्ट आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ये कंसेप्ट अपन यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है, ये वाला, कि यदि मैपिंग आपकी नॉन सिंगुलर नहीं है तो फिर वो 1 1 भी नहीं होगी, बिकॉज वहां पर नॉन सिंगुलर है तो 1 1 है। वो वाला डेफिनेशन आप यहाँ पर यूज कर पाएंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अभी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आपको शो करना है कि इट इज नॉट 1 1। इसका मतलब आपको शो करना है कि इट इज नॉट नॉन सिंगुलर। अब नॉन सिंगुलर का मतलब क्या रहेगा कि आप इसको सिंगुलर शो करने वाले हैं, तो वो चीज यहाँ पर आपका ध्यान से करना। अब जब आप बोलेंगे कि इट इज नॉट नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मतलब कि आप ये शो करेंगे कि हमारे पास T, X, Y, Z 0 0 आ रहा है, लेकिन हमारे पास जो वेक्टर है ना, जो वो खुद से नॉन जीरो है। तो मतलब आपके पास नलिटी के अंदर कम से कम एक नॉन जीरो वेक्टर यदि आता है, नलिटी आपकी सिंगुलर हो जाएगी। इसका मतलब नॉन सिंगुलर नहीं होगी, इसका मतलब 1 1 नहीं होगी, वो हम शो करेंगे, ठीक है। ये आपने T, X, Y, Z को हमने लेट कर रखी 0 0। आप T, X, Y, Z की वैल्यू जो अभी निकाली वो जहां पर आप पुट कर देंगे, इक्वल टू 0 0 का रखा, वहां से इक्वेशन बनेगी आपका x प्लस जेड 0 होगा, जहां फिर ये माइनस x 2y प्लस जेड 0 होगा, जहां फिर आपका y प्लस जेड 0 होगा, ठीक है।
यहाँ से आप यदि सॉल्व करने जाएंगे तो राजा यू विल गेट लाइक दिस वन कि आपको x का आंसर -z मिल रहा है, आपको y का आंसर -z मिल रहा है। यदि आप इनको थर्ड के अंदर पुट कर देते हो, माइनस का आपके पास माइनस माइनस z आ जाएगा और फिर आपके पास माइनस के 2z प्लस z इज इक्वल टू 0, तो आपका 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। मतलब आपका x भी z के ऊपर डिपेंड करता है, y भी z के ऊपर डिपेंड करता है, x और y आपस में सेम हो जाएंगे और इज इक्वल टू माइनस ऑफ z रहेंगे। इसका मतलब z आप कुछ भी लेंगे तो आपके पास एवरी टाइम यू विल सी कि यार आपका आंसर 0 0 आएगा। तो यदि हम टेक कर लेते हैं कि z हमारे पास खुद से -1 है, तो आपका x और y प्लस का 1 1 आ जाएगा। इसका मतलब x y z आपका 1 1 -1 जो कि एक नॉन जीरो एलिमेंट है। लेकिन जब आप इस एलिमेंट की 1 1 -1 की इमेज देखेंगे वो आपके पास 0 0 आ जाएगी। यदि आप यहाँ पर 2 2 -2 लेंगे राजे फिर भी आपके पास 0 0 आएगा। यदि आप यहाँ पर 100 लेंगे, 100 और माइनस के 100 लेंगे तब भी आपके पास 0 0 0 ही निकल कर आएगा। जी आप देखो, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे नॉन जीरो पॉइंट्स रहेंगे जिनकी आंसर आपके पास 0 बन रही है। इसका मतलब आपकी नलिटी जो है राजे उस दैट इज अ नॉन जीरो रहेगी। नलिटी नॉन जीरो का मतलब क्या है कि दैट गिवन मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर नहीं होगी। नॉन सिंगुलर नहीं होगी इसका मतलब सिंपल हम बोलेंगे कि यार ये हमारे पास यही तो हम शो करना चाहते थे कि गिवन मैपिंग इज नॉट नॉन सिंगुलर। तो ये आपका यहाँ से काम बन जाएगा। इन्होंने सिंगुलर लिखा है इसका मतलब नॉन सिंगुलर नहीं है, तो मतलब 1 1 भी नहीं होगी। ये हमारे पास हो गया। अब ऑन टू के अंदर दूसरा केस होता है। आपको यहाँ पर ये चीज दिखानी है कि हमारे पास क्या है कि हर एक वेक्टर के लिए आपको हर एक वेक्टर के लिए मतलब यदि आपका मैपिंग यहाँ पर R3 से R3 है तो आपके हर एक इस वेक्टर जहाँ यदि आप यहाँ से उठाते हो उसके लिए कोई ना कोई यहाँ पर वेक्टर रहना चाहिए जिसकी इमेज वो आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर जब आप ये चीज़ करेंगे यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा काम, होमवर्क करके जाना। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बहुत ही सुटेबली या बहुत ही स्मार्टली यहाँ पर ढूंढनी पड़ेगी। हमने कंसीडर करा कि हमें पता कि 0 2 0 R3 का एलिमेंट है, तो लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी XYZ डोमेन में नहीं होगा जिसकी इमेज ये वाला एलिमेंट बनेगा। यदि कोई डाउट हो तो आप नीचे आकर देख लो। यदि आप मानकर चलते हैं कि हाँ सर जी मान लेते हैं कि XYZ एक ऐसा एलिमेंट है उसका आंसर इतना आ रहा है, कोई बात नहीं, तो XYZ हमारे पास ये वाला निकल कर आ जाएगा इज इक्वल टू 0 2 0 रहेगा। आपके पास x प्लस जेड 0 होगा, सेकंड वाला आपका 2 रहेगा, लास्ट वाला आपका 0 0 आ जाएगा। पहली बार अब जब इनको आप सॉल्व करोगे तो राजे व्हेन यू सॉल्व दीज टू थिंग्स तो आपके पास देखो क्या आएगा। आप क्या करो, आपको क्या करना है, खाली आप दोनों को यहाँ से क्या करोगे, आप दोनों को ऐड कर दो। इन जैसे आप इन दोनों को ऐड करेंगे, जैसे हम दोनों को ऐड करेंगे तुम्हारे पास आ जाएगा कुछ x से x कैंसिल हो जाएंगे, 2y रहेगा प्लस 2 ऑफ z रहेगा इज इक्वल टू आपका 2 रहेगा और 2 कॉमन निकल कर कैंसिल हो जाएगा, आपका y प्लस जेड इज इक्वल टू 1 रहेगा। लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव द y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। आपका 1 और 0 सेम हो ही नहीं सकते। इसका मतलब आपके पास ऐसा कोई भी एक्स वाई जेड डज नॉट बिलोंग्स टू R3 रहेगा कि यार जिसकी इमेज आपके पास ये वाली एलिमेंट आ जाए 0 2 0, ठीक है, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब इस एलिमेंट की इमेज नहीं है, इस एलिमेंट के पास प्री इमेज नहीं है, तो इसका मतलब इट इज नॉट ऑन टू मैपिंग। ठीक है, तो यहाँ पर भी नॉट ऑन टू आ गए, तो जो हम यहाँ पर प्रूव करना चाहते थे वो हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अभी यहाँ पर अनदर मेथड भी होता है कि यदि आप शो करना चाहते हैं कि इट इज नॉट ऑन टू, बिकॉज जहाँ पर एग्जांपल ढूंढना पॉसिबल नहीं है तो आप दूसरा मेथड भी लगा सकते हो। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या शो करना पड़ेगा, यदि आप ये शो कर देते हो कि जो भी रेंज स्पेस आपके पास आ रही है, ये जो रेंज स्पेस है हमारे पास, फाइंड अ बेसिस, आप उसकी पहले बेसिस ढूंढो। और जब आप उसकी बेसिस ढूंढेंगे और यदि राजी आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो डायमेंशन आती है जो कि आपकी रेंज ऑफ टी आती है, ये आपके पास इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कोडोमेन जो कि R3 के इक्वल आ जाती है, फिर आपका राजे ये ऑन टू होता है। यदि ये नहीं इक्वल आएंगे फिर आपका नहीं होगा डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब बेसिस आपको ढूंढनी है R3 की। अब हमें पता है कि जो E1 E2 E3 ये हमारे पास बेसिस ऑफ डोमेन होती है, तो इनकी जो इमेजेस आएंगी मानकर चलते वो जनरेट करेंगे, हमारी रेंज स्पेस को जनरेट करेंगे। और जो इनके इमेजेस आए थे ना जी, वो हमारे पास क्या था, 1 -1 0 था, 0 2 2 1 था, ये हमारे पास है। ये जनरेटर तो है, लेकिन यदि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए तो बेसिस बन जाएंगे। आई एम गोइंग टू रिपीट कि आप रेंज स्पेस की निकालना चाहते हैं बेसिस। अब हमें पता है कि जो सिंपल हमारा बी आता है, इसके जो 3 ये बेसिस आते हैं वेक्टर, आप इनकी इमेजेस ले लो। जो इनकी इमेजेस वाला सेट आप कंसिडर करेंगे, यार हमने इतनी बार तो कर रखा है, जब इनकी इमेजेस वाला सेट आप लेंगे तो इनकी इमेजेस वाला सेट राजे आपकी रेंज स्पेस को जनरेट कर रहा होगा, मतलब उसका लीनियर स्पैन बन जाएगा। अब खाली बेसिस के अंदर एक ही फंडा रहेगा, यदि आप ये शो कर दें जो आपने न्यू सेट TE1 TE2 TE3 आपने निकाला, जो भी आपका जनरेटर है, यदि उस जनरेटर के अंदर जितने भी वेक्टर वो सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट आप शो कर पाते हो तो वो बेसिस बन जाएगा। यदि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो देन बी कैन रिड्यूस इट टू द लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, तो जो भी उसके अंदर डिपेंडेंट होगा उसको खत्म कर देना, तो फिर आपकी बेसिस वहां पर आ जाएगी।
और जब बेसिस आ जाएगी आपको ये ढूंढना है क्या उस बेसिस की जो डायमेंशन है, लाइक उसके अंदर नंबर ऑफ वेक्टर है, क्या वो 2 है 3 है, ये देखना। यदि वो 3 हो जाते फिर तो ऑन टू हो जाएगा, यदि 3 नहीं होंगे फिर वो ऑन टू नहीं होगा, बिकॉज आपकी कोड मीन R3 है जिसकी डायमेंशन 3 होती है और रेंज स्पेस की आप डायमेंशन ढूंढ रहे हैं। समझ में आ रहा है मेरी बातें तो आप यस बोल सकते हो, अदरवाइज तो ठीक है आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। E1 का आंसर नीचे आ यस। गया। ओके गुड राजीव मनदीप, किसी और को भी समझ में आया वो भी बोल सकता है यस सर समझ में आ रहा है। तो यहां सर पर समझ। ठीक है राजीव, ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है, ये सब कुछ ना प्रीवियस जो भी हमने कर रखे हैं उनसे लिंक है। तो ये हमारा TE1 आ गया, TE2 आ गया, TE3, तो 3 वेक्टर है, तो आप इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो और इनको रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करो। तो अभी आप यहाँ पर 1 है तो आप इसके अब से नीचे 1 बना लेंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगी, फिर यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो आपकी रो 3 पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी। ये देखो आपके पास खाली 2 नॉन जीरो रो आएंगी, तो इसका मतलब बेसिस के अंदर ये 2 वेक्टर जाएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो बेसिस तो राजी आपकी जो डायमेंशन रहेगी, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस राजी आपके पास वो 2 आ जाएगी, है ना। 2 हमारे पास आ चुकी है, ये देखो नीचे मैंने लिख रखा है हमारे पास डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस 2 आ गई, जबकि विच इज नॉट इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ R3 जो कि आपकी कोड मेन 3 था, इसका मतलब टी इज नॉट ऑन टू। तो यदि आप बच्चा पार्टी मेरे से पूछे कि सर जी ऑन टू हम एग्जाम में कैसे करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा ये जो सेकंड वाला स्टेप है आप इससे कर लेना, बिकॉज जो फर्स्ट वाला स्टेप था 0202 वो आप कैसे ढूंढते कि हम इस वेक्टर के लिए हमारे पास नहीं आएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल टू थिंक एट द राइट टाइम ऑन या फिर ऑन द स्पॉट, ठीक है। ऑन द स्पॉट ढूंढना काफी मुश्किल है, आप रट्टा लगा कर तो जा नहीं सकते। ये जो सेकंड वाला मेथड है इसके ऊपर आप पकड़ बना लो कि जब आपके पास ऐसे आप करोगे तो आपके पास स्टैंडर्ड बेसिस तो रहेगी, E1 E2 E3 उनकी इमेजेस ले लो, वो जनरेटर ऑफ रेंज स्पेस होगा, वहां से उनको आप क्या करो रिड्यूस करो इनटू रो एक्लन फॉर्म, तो वहीं से आपके पास निकल कर आ जाएगा क्या वो बेसिस बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, इतना हो गया। अब हम मूव करते रहिए एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास क्या दे रही है, इसके अंदर ध्यान से करना। अब यहां पर बोल रखा है कि हमें शो करना है कि शो दैट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाला TR3 से R3 तो डिफाइन कैसे कर रखा है कि यदि आप यहां पर इसके अंदर कोई भी TX YZ लगाते हो तो इसका आंसर X आएगा, अल्फा Y आएगा और सिंपल Z आएगा। अल्फा इज अ फिक्स्ड नॉन जीरो नंबर है और हमें इसको वाइजेक्टिव करना है, मतलब 1 1 भी करेंगे ऑन टू भी करेंगे, दैट इज आइसोमॉर्फिक करना, अल्फा आपका कुछ भी आ जाए, ऐसी कोई मैपिंग आपके पास है। तो सबसे पहले हम इसको 1 1 शो करेंगे, तो आप 2 वेक्टर लेट करो, आपने लेट कर रखी U हमारा X1 Y1 Z1 है और B हमारे पास X2 Y2, और हम जहां पर लेट कर रखे हैं कि हमारा TU इज इक्वल टू TB हम लेट कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इमेजेस कैसे आती है, लाइक इसका मतलब T ऑफ दिस वन और T ऑफ दिस वन आएगा। अब इसका पहले वाले का आंसर X1 आ गया, लैम्डा Y1 आ गया, Z1 आ गया, दूसरे का आंसर X2 आ गया, लैम्डा Y2 आ गया, Z2 आ गया। जब जहां पर 2 वेक्टर सेम है तो 2 वेक्टर तभी सेम होते हैं यदि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर सेम रहेंगे, तो यहां से ना जी आपका X1 X2 के इक्वल आ जाएगा, लैम्डा Y1, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल कर देना। अब कैंसिल क्यों करें, बिकॉज लैम्डा इज अ नॉन जीरो नंबर, अरे यदि लैम्डा जीरो होता तो यू कैन नेवर बी कट लाइक दिस वन, तो आप कभी भी ऐसे कट नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने मेंशन कर रखा है कि लैम्डा आपके पास नॉन जीरो है तो हम आराम से कट सकते हैं। तो हमारे पास X1 X2 के आ गया, Y1 Y2 के आ गया, Z1 Z2 के आ गया और अल्फा हमारा नॉन जीरो था। इसका मतलब ये जब आप X1 Y1 Z1 लिखेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू X2 Y2 Z2, इसका मतलब U और B हमारे पास सेम आएंगे। हमने इमेजेस इक्वल ली थी, हमारे पास एलिमेंट सेम आएंगे, तो T हमारा रहे 1 1 तो आराम से हो जाएगा। अभी आप ऑन टू करना चाहते हैं, ऑन टू थोड़ा ध्यान से करना। हमने जो कोड मीन आती है वहां से हमने एक वेक्टर उठा लिया, ABC उठा लिया। अब हम चाहते हैं कि T इज ऑन टू तभी होगा इफ देयर एग्जिस्ट सम XYZ होगा हमारे पास R3 के अंदर, सच दैट TXYZ हमारा ABC के इक्वल होना चाहिए। और TXYZ जब आप लिखेंगे यार उसका जो मेन आंसर आता है वो क्या आता है कि X आ गया लैम्डा Y Z ABC के इक्वल आना चाहिए, X आपका A के इक्वल आना चाहिए, लैम्डा Y इज इक्वल टू B के इक्वल और Z इज इक्वल टू इसके इक्वल। अब ABC तो आप खुद से ढूंढ रहे हैं ना, उठा रहे हैं, तो आपको XYZ के ऊपर काम करना, तो आपका X एक्चुअल के अंदर A के तरह आना चाहिए और जो आपका Y है वो आपका B ओवर लैम्डा, दैट इज B ओवर लैम्डा आपका होना चाहिए। एज आपका ये लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो है तो देयरफॉर आपका B ओवर लैम्डा ये आपका एग्जिस्ट कर जाएगा आराम से, ठीक है। और C आपका इसके इक्वल होना चाहिए, तो इसका मतलब फॉर ABC बिलोंग्स टू R3
हमारे पास यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि हमारे पास ऐसा एग्जिस्ट करेगा, क्या एग्जिस्ट करेगा, एक्स वाई जेड, सच दैट ए आ जाएगा बी ओवर लैम्डा और सी, जो हमारे पास डोमेन के अंदर आराम से मिल जाएगा। जब हम इसकी इमेज निकालेंगे, किसकी राजी, इस वाले नंबर की इमेज निकालेंगे, वो अपने आप एबीसी हमारा बन जाएगा। तो टी हमारे पास ऑन टू होगा, इसका मतलब इट इज अ बाइजेक्टिव। मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ, लास्ट टाइम सुनना ध्यान से। आपको जो ऑन टू करना है, इसके अंदर आप क्या कर रखे हो, आपने ये जो R3 लिख रहे हैं, ये हमारी कोड मेन वाली R3 है, और जहां पर हम लिख रहे हैं कि टी हमारा ऑन टू तभी होगा इफ देयर एग्जिस्ट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू R3। जी R3 हमारी डोमेन वाली है। आप डोमेन के अंदर से एक्स वाई जेड ढूंढेंगे और उसकी इमेज आपकी एबीसी के इक्वल आना चाहिए। अब इमेज ओपन कैसे होती है, एक्स का एक्स आएगा, वाई का लैम्डा जेड आएगा और जेड का जेड रहेगा। आपको यहां पर इक्वेट करना है, आपको एक्स की वैल्यू, आपको वाई की वैल्यू और आपको जेड की वैल्यू ढूंढनी है। यदि जो आपका एक्स वाई जेड आ रहा है, जब आप उसको लिखेंगे वेक्टर की फॉर्म में, जैसे ये हमारा एक्स वाई जेड इसके इक्वल आ रहा है, यदि ये आपका डोमेन को बिलोंग करता है, डोमेन आपकी R3 या सेट ऑफ रियल नंबर, बिकॉज लैम्डा आपका नॉन जीरो था, तो बी ओवर लैम्डा आपका एग्जिस्ट करेगा, ए कॉमा बी ओवर लैम्डा कॉमा सी आपका एग्जिस्ट करेगा, किसके अंदर, R3 के अंदर करेगा। तो इसका मतलब हमारे पास ए बी सी के लिए हमारे पास ए कॉमा बी ओवर लैम्डा कॉमा सी वेक्टर रहेगा, जिसकी इमेज हमारा ए बी सी आराम से बन जाएगा। तो इसका मतलब इट इज अ ऑन टू मैपिंग। तो ये हमारे पास हो जाएगा। जिन बच्चों को अभी भी कोई डाउट है उनके लिए मैं लास्ट टाइम यहाँ पर लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, यदि आप ए कॉमा बी ओवर लैम्डा कॉमा सी का इमेज देखेंगे, तो इमेज क्या आता है, पहला एलिमेंट सी में रहता है, दूसरे के साथ हम लैम्डा लगा देते हैं, तीसरा हमारा सेम आता है। तो यहाँ पर ए आ गया, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, बी आ गया कॉमा सी आ गया। तो यही तो हम चाहते थे, यही तो हमने स्टार्टिंग से कर रखा था कि हमने ये एलिमेंट उठाया था, और इसके लिए आपके पास जहां पर ये एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, बी को, सच दैट इसकी इमेज इसकी इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब टी हमारे पास क्या होगी, ऑन टू मैपिंग होगी। जी हमने यहाँ पर कर रखा है, ये एग्जाम्पल भी डन हो जाती है। अभी डियर हमारे पास जो आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 आ जाता है, फिर हमारे पास ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी आराम से। एग्जाम्पल नंबर 5 जो कि मैट्रिक्स की फॉर्म में, उसको ध्यान से करना। जी हमारे पास क्या कि वी वांट टू प्रूव दैट की जो सबसेट ऑफ द मैट्रिसेस है, अब मैट्रिक्स आप A0,00 ले रहे हैं और इन M2F फॉर ऑल A बिलोंग्स टू फील्ड। अब जो ऐसी आपके पास मैट्रिसेस आ रही है विच इज आइसोमॉर्फिक टू द फील्ड एफ, आपको शो करना है कि आपको सिर्फ ऐसी मैट्रिक्स उठानी है, बस यहाँ पर आप A लिख रहे हो, बाकी आपके तीनों एलिमेंट जीरो है। तो अब यदि कोई मैपिंग डिफाइन करते हो इसके ऊपर, तो आपको ये शो करना कि वो आइसोमॉर्फिक टू एफ होनी चाहिए फील्ड के ऊपर। ये हम शो करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, हमारे पास क्या आएगा, नंबर 1, नंबर 2, आपको मैपिंग खुद से डिफाइन करनी पड़ेगी, तो वो हम आगे जाकर करेंगे। जहां पर इन्होंने क्या लेट कर रखा है, क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है, ऐसा वेक्टर स्पेस आप बना सकते हो, आराम से बना पाओगे राजी। तो बिकॉज यदि आप ए उठाते हो एफ के अंदर से, तो आपका A,0,0 आपका आराम से बी को बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब बी आपका नॉन एम्प्टी रहेगा, और साथ में बी हमारा सबसेट ऑफ M2 ऑफ एफ रहेगा। ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब नंबर 1 हम क्या शो करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको ये शो करना पड़ेगा कि जो बी है हमारे पास वो सब स्पेस होनी चाहिए इस M2F की, ठीक है। आप वहां आप सबसेट उठा रहे हो M2F का, आप सब सेट उठा रहे हो M2F का, जी हमारा बी सबसेट है, तो सबसे पहले आपको इसको सब स्पेस शो करना पड़ेगा। अब सब स्पेस के लिए क्या होता है कि आप दो वेक्टर उठा लो और उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन को चेक करो, क्या वो भी हमारा उसी को बिलोंग करता है या नहीं करता। हमने कैपिटल ए यहां पर उठा रखी है, हमने कैपिटल बी हमने बी के अंदर से उठाए, और ये बी और सी आपने कुछ कांस्टेंट ले रखे हैं, तो अब इनको आप अल्फा बीटा भी ले सकते हो। तो हमने क्या करना, अल्फा बीटा ले लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। यहाँ पर जे आपका, हाँ ठीक है, जब आप ए कॉमा बी उठा रहे हो, तो यहाँ पर जो बी लिख रखा है, सी लिख रखा है, जे आपका इसके अंदर से आएगा। मैं आपको सब स्पेस शो कर देता हूँ कि सर जी सब स्पेस करते कैसे, हम भूल चुके हैं, कोई बात नहीं। यदि आप चाहते हो कि आप इस बी को सब स्पेस शो करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप इसके अंदर से दो मेंबर उठाएंगे, लेट करा ए बिलोंग्स टू बी है और बी बिलोंग्स टू बी है, और एक दो एलिमेंट आप अल्फा कॉमा बीटा उठाएंगे फील्ड के अंदर से, और आपको ये निकालना है कि इफ आपका जो अल्फा ऑफ ए है और बीटा ऑफ आपका बी है, यदि ये आपका बिलोंग कर जाता है बी को, तो बी आपका सब स्पेस बन जाएगी आराम से। अब कोई चीज इसको बिलोंग क्यों करेगी, राजी कोई भी चीज यदि यहाँ पर आपका कुछ भी नॉन जीरो एलिमेंट आ जाता है, लाइक कुछ भी आ गया, लेकिन ये तीनों के तीनों जीरो आएंगे, तो ये आपका आराम से बी को बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली अब यहाँ पर देखिए आपको एग्जांपल समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। इन्होंने क्या कर रखा, अल्फा ए और कैप प्लस बीटा इंटू बी करा। अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अल्फा भी आ गया, बाकी तीनों जीरो रहेंगे, जहाँ पर बीटा से आ गया बाकी सभी जीरो रहेंगे। जब आप इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको एलिमेंट मिलेगा, ये एलिमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये तीन जीरो आपके पास इंपॉर्टेंट है। जब भी तीन जीरो आ जाएंगी, अब ये वेक्टर आपका कुछ भी हो सकता है, सर जी यदि यहाँ पर जीरो आ गया क्या होगा, अरे कुछ भी होगा, मतलब आपका फील्ड का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, और फील्ड के अंदर जीरो होती तो यहाँ पर जीरो भी आ जाएगा, लेकिन जो तीन नंबर आपको जीरो जीरो चाहिए, ये जो फोर्थ वाला फर्स्ट वाला ये आपका कुछ भी हो, डज नॉट मीन, तो ये आपका बी को बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब बी आपका सब स्पेस बन गया।
अब बी सबस्पेस बनने के बाद आपको मैपिंग शो करनी पड़ेगी यहां पर खुद से। तो हम क्या कर लेते हैं, तो हमें प्रूव क्या करना है कि बी और एफ हमारे पास आइसोमॉर्फिक है, तो वी हैव टू डिफाइन अ मैपिंग टी। तो हमने क्या कर रखा है, टी के अंदर जब आप ए मैट्रिक्स रखेंगे तो आपका आंसर ए आ जाएगा, बिकॉज कैपिटल ए के अंदर ए आ रखा है। इसका मतलब यदि आप यहां पर रखेंगे कैपिटल बी, और इसका मतलब यदि आप इसके अंदर ये V000 रखेंगे तो इसका आंसर बी आ जाएगा। हम ये इतना सिंपल ले रहे हैं। और ये क्या ये आपकी वेल डिफाइंड होगी यार, आराम से वेल डिफाइंड आपकी हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कि हम शो करेंगे क्या ये लीनियर फंक्शनल होगा या नहीं होगा, ये हमने ये शो करना। ठीक है, क्या ये मैपिंग वेल डिफाइंड होगी, आराम से होगी ना, बिकॉज ये जो बी आप एलिमेंट उठा रहे हैं बी के अंदर से, तो आपका टीबी जो आप उठाएंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा। और यदि आप एक बार बी उठा रहे हो तो उसका इमेज जो आपका टीबी मिलेगा वो आपके पास यूनिक ही आएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो अभी आपको इसको लीनियर शो करना और वन वन करना है एंड ऑन टू करना है। लीनियर के लिए आप फिर से अल्फा ए उठा लिया, बी उठा लिया और अल्फा बीटा उठा लिया। अब जब इनको ऐड करके लिख रहे तो आपको ये वाली चीज यहां पर दिखेगी। लेकिन जब आप लीनियर शो करना चाहेंगे तो आप टी के अंदर अल्फा ए प्लस बीटा बी रखेंगे, और उसके बाद आप इसको अल्फा इंटू टी ऑफ कैपिटल ए प्लस बीटा इंटू कैपिटल टी बी प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और ये तो बहुत सिंपल रहेगा ना आपके पास। तो समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको यहां पर समझाऊंगा। ठीक है, ये वाला लीनियर कैसे शो करते हैं। आपने अल्फा कैपिटल ए और बीटा कैपिटल बी तो ढूंढ लिया, जी आपका ए इंटू ए आ जाएगा 0, और यहाँ पर 0 रख दिया, और यहाँ पर बीटा इंटू आपके पास बी 0,0,0 आ जाएगा, जो कि आपका राज्य बनेगा अल्फा ए आ जाएगा। मैं दोनों को ऐड करके थोड़ा इजी कर लेता हूँ, जी मेरे पास सी वाला आ जाएगा अल्फा ए प्लस बीटा ऑफ बी। तो जब मैं इसको टी के अंदर लगाऊंगा ऐसे आपके पास बीटा ऑफ बी, तो मेरे पास इसका आंसर जो जब मैं लगाऊंगा तो मेरे पास आंसर खाली ये वाला आएगा ना, जो कि हमने डिफाइन कर रखा है। तो इसका आंसर आएगा अल्फा ए प्लस बीटा ऑफ बी। अब अल्फा एज इट है, लेकिन ये जो ए होता है ये हमारा टी ऑफ ए होता है, ये जो बी होता है हमारे पास टी ऑफ बी होता है, टी ऑफ बी। तो आपका काम हो जाएगा, टी इज अ लीनियर फंक्शन, आराम से आपका यहाँ पर हो चुका है। ये देखो बी को आपने टी ऑफ ए कर दिया, ये हमारे पास ऐसा केस है, तो आपका हो गया। ऑन टू सर जी कैसे शो करेंगे, ऑन टू आपको थोड़ा ध्यान से करना है, सॉरी आपका लीनियर होगी वन वन शो करना है। वन वन के लिए आप क्या करोगे, दो एलिमेंट उठाएंगे, हमने लेट करा कि ए कमा बी हमारा बी को बिलोंग करता है, इसका मतलब हमने टी ए इज इक्वल टू टी बी कर लिया। लेट कर हमने ए कमा बी हमारी वेक्टर स्पेस के अंदर से आ रही है, और लेट कर रखा है टी ए इज इक्वल टू टी बी। यहाँ पर ए मैट्रिक्स ये इन्होंने लिख रखी है, ये यहाँ पर बी आ जाएगा। अब इसका आंसर आएगा कि आपका बी, इसका आंसर आएगा सी, दोनों के दोनों सेम हो गए। अब बी यदि सेम है तो ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स इस सी वाली मैट्रिक्स से इक्वल रहेगी, इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी रहेगी, तो टी हमारा वन वन हो जाएगा। ठीक है, आई एम गोइंग टू रिपीट इट, रिपीट करना चाहूंगा, आपको नीड है या समझ में लग गया। आप लिख रहे हो कि ए हमारा A00 है, बी मैट्रिक्स हमारे पास B,0,0 है, और हम यहां पर ये ले रहे हैं कि हमारा टी ऑफ ए इज इक्वल टू टी ऑफ बी है। अब टी ऑफ ए का मतलब क्या रहेगा, आपका आंसर खाली ए होता है जो कि हमने डिफाइन कर रखा था, बी का मतलब आपका आंसर बी आ जाएगा। और ये राजी यदि जी आपका ए और बी आपस में सेम हो जाएगा, बेस्ट एम्प्लाइज आपका कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल बी हो गया। आपने इमेजेस सेलेक्ट करी थी, आपके वेक्टर सेम हो गए, इसका मतलब इट इज अ वन वन मैपिंग आपके पास आराम से शो होगी। और नंबर 2, जब आप इसको ऑन टू करेंगे, ऑन टू तेरा कोई दिक्कत ही नहीं है ना। आपने लेट करा कि सर जी ए हमने एफ से उठा लिया, तो इस ए को आप यहाँ पर रखो, आपका एक मैट्रिक्स ए बन जाएगा। जब आप इसका इमेज लेंगे तो आपका आंसर फिर से ए आ जाएगा। तो हर एक, यदि आप 1 उठाते हो एफ के अंदर से, तो आपको एक मैट्रिक्स बन जाएगी ए, जिसको आप 1 0 0 लिख पाएंगे। और जब आप इस टी ऑफ ए का इमेज निकालेंगे, आपका आंसर ये वाला 1 आ जाएगा, यही वाला। तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट के लिए आपके पास कोई ना कोई मैट्रिक्स रहेगी, प्री इमेज रहेगी, तो इट इज अ ऑन टू, तो हेंस टी इज अ आइसोमॉर्फिक आपके पास हो जाएगा। तो इतना आसान आपके पास था। ठीक है, डन। अब ये तो हो गया जी एग्जांपल। अभी आप लोगों ने क्या करना है, जहां से जी जैसे आपके पास आ रही है कि नॉट ऑन टू करना, आपने यहाँ पर ये करना वो करना, जी आप लोगों ने ध्यान से कर लेना। ठीक है, ध्यान से करना, ध्यान से करना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सर जी इसको आप वन वन शो करना चाहते हो, इसको आप ऑन टू करना चाहते हो, इसको आप नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, ऐसी तो एग्जांपल हमने कर रखी थी, ये उसी एग्जांपल को कॉपी पेस्ट कर लेना, जो हमने पहले कर रखी थी उसी एग्जांपल को कॉपी पेस्ट कर लेना, आपका वहां से आइडिया हो जाएगा वन वन ऑन टू आपने कैसे करना होता है। ठीक है, और ये अभी हम ऐसा भी कर चुके, इसको आप आइसोमॉर्फिक शो करेंगे तो ये हमारे पास होगा। तो कुछ एग्जाम्पल राजे प्लीज आप लोगों ने खुद से ट्राई करनी है। ये वाली एक्सरसाइज जितने भी आपके पास दिख रहे हैं, आप इनको डू बाय योरसेल्फ। अब कोई भी डाउट होता रहे आप ग्रुप के अंदर एक दूसरे डिस्कस कर सकते हैं। आपके पास सॉल्यूशंस इनके रहते तो राजे वो आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। ग्रुप के अंदर मैसेज करो, डिस्कस करो एंड ट्राई डू टू सॉल्व दिस बाय योरसेल्फ। आपने थ्योरम्स नहीं छोड़नी है, आपने थ्योरम्स पक्का करनी है। एग्जाम्पल मैंने 5 करवा रखी, वो 5 एग्जाम्पल आपने देखनी। वहां पर कोनो भी स्टेप आपको समझ में नहीं आया होगा तो राजे मैं आपको बार बार पूछ रहा था कि समझ लो समझ लो समझ लो। ठीक है, तो इसका मतलब आपको सारे के सारे स्टेप समझ में आ जाएंगे। अब एक चीज ध्यान से करना, सुनना प्यारे राजे बच्चों,
आप डायरेक्ट एक्सरसाइज के सम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप कोई भी एक उठा लो, आपसे होगा नहीं होगा तो फिर निराश मत होना, बिकॉज अभी आपने थ्योरम खुद से नहीं कर रखी है, अभी आपको थ्योरम्स नहीं आती है, आपको वो सारी चीज़ें माइंड के अंदर आपके नहीं है। अभी आपने एग्जाम्पल सिर्फ हमारी हेल्प से सॉल्व करी है, जहाँ बुक की हेल्प से सॉल्व करी, अभी आपने एग्जाम्पल को खुद से दिमाग लगाकर सॉल्व नहीं करा। अभी आपने सिर्फ जस्ट रीडिंग करी है, लर्निंग नहीं करी। रीडिंग और लर्निंग में फ़र्क होता है। अभी हम रीडिंग कर रहे थे, हम जस्ट पढ़ रहे थे इसको, ठीक है, और यू जस्ट ट्राई टू, आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे थे। लर्निंग वो रहेगी कि आपने इसको समझ लिया, खुद से कर लिया, और आप ऐसे और कर पा रहे हो, तो वो आपकी ट्रू लर्निंग होगी वहाँ से। तभी आपने लर्निंग के ऊपर काम करना, और इसके साथ आपकी ये वाली एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। और आई थिंक इस एक्सरसाइज के अंदर आपके पास कितनी एक्सरसाइज बचती है, लाइक आप आई थिंक आपका ई एक बचता है और एक एफ, आपके पास 2 एक्सरसाइज बचती है। तो नेक्स्ट टू एफ तो है बहुत छोटी सी एक्सरसाइज आएगी आपके पास, और ई वाली के अंदर देखेंगे आई थिंक नेक्स्ट 2 डेज के अंदर हम टारगेट करेंगे कि इन पूरी एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर दें, ठीक है। हाँ, नहीं 1 डे या 2 डे के अंदर आप ये सॉल्व करेंगे, बिकॉज लास्ट वाला चैप्टर आपका काफ़ी छोटा है, वो इतना बड़ा नहीं है, तो वो हमारे पास हो जाएगा 5th वाला। 4th वाले को अभी हम थोड़ा सा क्वेश्चन स्पेस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं फिर से वही आपको गाइड करूंगा यार, उसको आप ना चॉइस में लेकर चलना पहले, ठीक है। पहले तो अभी पहले इतना हम बंद कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, टेक केयर एवरीवन।